गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। मैं आज ज्योग्राफी ऑनर्स बीए सेकेंड सेमेस्टर मॉडल 2 में वाटरशेड मैनेजमेंट पर मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया हूं। उसको आप लोग अगर देख लें तो काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। तो इस टॉपिक से एक प्रश्न बनाया जा सकता है, जल ग्रहण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2015 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार 2025 तक प्रति व्यक्ति 1465 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अर्थात जल जो है वो जल की उपलब्धता घटते जा रही है। और भारत क्या है बच्चों? कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश कृषि मानसूनी पर निर्भर करती है। इसलिए भारतवर्ष में जल की उपलब्धता अगर यदि दिनों दिन घटती जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था पर, कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगी। इसी क्रम में जल संभर वाटरशेड भूमि का वह क्षेत्र होता है। थोड़ा सा एक परिभाषा या परिचय दिया गया है कि वह भूमि होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। अर्थात इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ होता क्या है बच्चों कि विभिन्न सारे नदियाँ ऊंचाई भाग से निकल करके और समुद्र में मिलती है। इसमें इस प्रकार से इधर से इधर से इधर से, इसका कहने का अर्थार्थ हुआ कि ढेर सारी नदियाँ ऊंची भूमि से निकलकर एक बिंदु में मिलकर आगे बढ़ना, अपवाहित जल का एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, इस क्षेत्र में गिरने वाला जल एक नदी या उसकी कई सहायक नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक स्थान से होकर के प्रवाहित होता है। एक विद्वान है डॉक्टर मनहोत के अनुसार, एक ऐसा क्षेत्र जहां संपूर्ण वर्षा जल एक ही बिंदु से प्रवाहित होता है जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। इससे परिभाषा को आप लोग याद कर सकते हैं। सॉरी गाइज। जल ग्रहण क्षेत्र होता है, इसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मिक्रो, सब माइक्रो, माइक्रो तथा मिनी आकार के। ये आकार के आधार पर बांटा गया है, छोटे, बड़े, मंझले, इस टाइप से। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि मैं शुरू में ही बताया था, आप देख सकते हैं भारत क्या है, कृषि की जो है मानसून पर अधिक निर्भर होता है। और यह भारतवर्ष में 60% से एबव कृषि मानसून पर ही निर्भर करता है। और आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, वर्षा पर आधारित क्षेत्रों की अधिकता होना, निम्न आय, गरीबी समस्या के कारण, खाद्य असुरक्षा की उपस्थिति के कारण जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के घटक
फसल संघनीकरण को बढ़ावा देना, क्या क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, कीटनाशक एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन कर भूमि का संरक्षण करना, लोगों को कृषि से गैर कृषि कार्यों में, अर्थात बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी कृषि कार्य में संलग्न हैं, तो उनको जागरूक कर पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन वगैरह वगैरह में संलग्न किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष में क्षमता निर्माण करना, इसका उद्देश्य एवं सिद्धांत मृदा अपरदन को रोकना तथा मृदा नमी का संरक्षण एवं वनस्पति आवरण का अनुरक्षण करना, जल निकास, लवणीयता, क्षारीयता संबंधित समस्याओं का प्रबंधन करना। और बच्चों भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल जो है इसको बढ़ाना, भूमिगत जल को आज ये जो समस्या है नगरों में विशेष करके, सॉरी गाइस, नगरों में विशेष करके ये बहुत विकराल समस्या लेते जा रही है। और अभी गर्मी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ और कई नगरों में जल संकट बढ़ रहा है। तो इससे जल संकट में कमी आएगी। उपज में वृद्धि हेतु सिंचाई प्रणाली सुधार करना। सिंचाई प्रणाली अर्थात क्या, हम लोग कृषि कार्य में पानी को अधिक वेस्ट करते थे। तो एक परियोजना, एक सिस्टम आया, वैज्ञानिक पद्धति टपक सिंचाई। उसमें होता क्या है कि पेड़ के या छोटे प्लांट के जड़ के पास ही जितना आवश्यकता है उतना ही जल हम लोग देने का काम करते हैं। उससे जल संसाधन की बचाव होता है और सुरक्षा भी होता है। भूमि का उसकी क्षमता अनुसार उपयोग करना, यथासंभव वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण करना, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करना, अतिरिक्त जल का विभाजन तथा उपयोग विधियों के माध्यम से संरक्षण करना, चारागाह विकास करना, बागवानी कृषि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, जल संभरण प्रबंधन हेतु 2 प्रकार के उपागमों को अपनाया गया है। समन्वित उपागम, इसके तहत तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का एक साथ समन्वीकरण करने का प्रयास किया गया है। सामुदायिक आधारित उपागम है, इसके अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया गया है। जल संभरण प्रबंधन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। जल संभरण प्रबंधन का कार्य कई अवस्थाओं में किया जाता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। उसी प्रकार इसका मैं कुछ डीपली नॉलेज देने का प्रयास किया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। और वीडियो लंबी ना हो जाए, मेरा प्रयास यही रहता है, क्योंकि जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में नेट का काफ़ी समस्या है। वीडियो लंबे हो जाने के बाद क्या होता है, अपलोड करने में काफ़ी समस्या होता है। तो एक देखिए, राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने अलवर जिले क्षेत्र में जोड़हस तथा चेक डैम बनाकर क्षेत्र में विशेष योगदान दिए। आप लोग ने अन्ना हजारे का नाम सुना ही होगा। इन्होंने महाराष्ट्र रालेगांव सिद्धि में छोटे छोटे तालाबों को बनाकर वाटर रिचार्ज, भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिए। उसके बाद एक मैंने चित्र को पेस्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें बताया गया है, इसमें होता क्या है
कि ऊंचाई क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर अनेक सारे नदियाँ, छोटे छोटे नाले, नदियाँ वो बह करके एक मुख्य नदी में, बड़े नदी में जाते हैं। तो इसी में होता क्या है कि ये मान लिया जाए यहाँ पे इस नदी पे बांध बना दिया जाए छोटा, यहाँ पे चेक डैम बना दिया जाए, यहाँ पे बांध भी बना दिया जाए, और यहाँ पे छोटे छोटे इसको और एरिया में बांटा जाए। तो उससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ेगा, उससे कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आएगा, और पेड़ पौधों का विकास होगा, मिट्टी में नमी धारण की क्षमता बढ़ेगी, और बहुत से कारण हैं बच्चों। तो मुझे आशा है आप लोग का ये संक्षेप में वीडियो अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। धन्यवाद बच्चों।